हमारे हिमाचल में आपका स्वागत है और सीधा ले चलते हैं आपको जहां सड़क परिवहन नितिन गडकरी कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। ग्राम सड़क योजना बनी और इस योजनाओं के कारण हिमाचल के अनेक गांवों तक मजबूत सड़कें बनी और सही बात में ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों में से करीब 4-4.25 लाख गांवों तक मजबूत सड़कों से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी महान व्यक्ति ने किया है तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। इसका हमें गौरव। और जयराम जी, मेरे लिए सौभाग्य का विषय यह है कि उस समय मैं महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था और कभी आप मुंबई आएंगे, अभी आते ही होंगे मुंबई, तो वो समुद्र में वर्ली बांद्रा सीलिंग एक बड़ा प्रोजेक्ट बना है, वो भी बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। मुंबई में 55 उड्डान पुल मैंने बनाए थे और मुंबई और पुणे के बीच में एक एक्सप्रेस हाईवे भी बनाया। तो अटल जी ने मुझे दिल्ली बुलाया और मुझे उन्होंने कहा कि तुमने महाराष्ट्र में तो अच्छी सड़क बनाई, तब मेरी उम्र 33-34 साल की होगी, और मुझे कहा कि इतना तुमने ये काम किया है तो आप पहले गांवों को जोड़ने वाली सड़क के बारे में, उस समय सुंदरलाल पटवाजी ग्रामीण विकास मंत्री थे और पटवाजी मेरे पीछे लगे थे कि तुमको ये काम करना है। तो पटवाजी ही मुझे अटल जी के पास लेकर गए और जब प्रेजेंटेशन हुआ तब मुझे अटल जी ने कहा कि तुम इसकी योजना तैयार करो, और मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई जिसमें नाबार्ड के चेयरमैन, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, काफी बड़ी कमेटी थी। 3 महीने मैंने उसके ऊपर काम किया था और बाद में मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री जी के रूप में वो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और यो योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, अटल जी ने मुझे दिया। और बहुत ही, जब मैं दिल्ली ज्यादा आता नहीं था, मैं बने तक अपने शहर को छोड़कर दिल्ली आने के लिए बड़ा अनुत्सुक रहता था। जब बीजेपी का अध्यक्ष बना तब भी मैं दिल्ली जाने की बात आई तो मेरे लिए बहुत समस्या थी, पर अटल जी ने जब कहा तब मेरा बार बार दिल्ली आना शुरू हुआ। और वो काम देश के इतिहास में, मैं किसान होने के नाते उसके महत्व को समझता हूँ, वो काम करने का सौभाग्य मुझे उन्होंने दिया, और जिसके कारण आप कह रहे कि हिमाचल प्रदेश में अनेक गांवों में रास्ते बना है, सड़कें बनी है, तो मुझे बहुत खुशी है। और अटल जी की याद भी मुझे आई और आज उस बात को स्मरण करता हूं, उनको स्मृति को अभिवादन भी करता हूं। ये बात सही है कि हिमाचल ये देवभूमि है, और ये देवभूमि इतनी सुंदर है कि वर्ल्ड में अगर इसकी तुलना की जाए तो स्विट्जरलैंड के साथ लोग करते हैं, और मैं ये मानता हूं कि कहीं तो स्विट्जरलैंड से भी अच्छी है। पर इसको सुंदर बनाने के लिए हम सबको कुछ कष्ट करने पड़ेंगे। मैं जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था तो मैंने ऑफिस में मुंबई में एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध वाक्य, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी, इनका एक वाक्य मैंने अपने चेयर के पीछे लिख कर रखा था, जो आज मेरे दिल्ली के भी ऑफिस में है। जॉन कैनेडी बहुत बड़े दृष्टा थे और उन्होंने ये कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई।
और इसलिए हिमाचल प्रदेश को अगर धनवान बनाना है, यहाँ के लोगों को समृद्ध संपन्न बनाना है, तो जो बात का जिक्र जयराम जी ने किया, सड़क सड़क सड़क, ये एक ही शब्द है जो हिमाचल की पूरी तरह भविष्य और भवितव्य को बदल सकती है। और इसलिए टूरिस्ट क्या चाहते हैं? टूरिस्ट अच्छी जगह रहने के लिए चाहते हैं, होटल, रेस्टोरेंट्स, रिसोर्ट चाहते हैं, रोड चाहते हैं। और अभी मैं हमारे मनोज कुमार जी को बोल रहा था कि चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश आने वाला हर व्यक्ति मुझे बहुत याद करता है और याद इसलिए करता है कि बहुत रास्ता खराब है, और वो मामला फंस गया और उसके कारण 9-9 घंटे लगते। और मैं भी चंडीगढ़ से कुल्लू को उसी रोड से आने का सोच रहा था, पर मेरा ऑफिस कुछ तैयार नहीं था, क्योंकि अधिकारी को मालूम था कि मैं अगर उस रास्ते से गया तो मैं ठोक पीट किए बिना नहीं रहूंगा तो मुझे बोल रहे थे यहां से मत जाओ, हवाई जहाज से जाओ, हेलीकॉप्टर से जाओ। तो मुझे ध्यान में आया रास्ता बहुत खराब है, मैं दुखी हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि वो काम IL&FS को मिला, IL&FS चली गई, उसकी काफी दिक्कतें आई, और सरकार में कानूनी तरीके से दूसरे को टर्मिनेट करना है, नहीं जैसे शादी टूटती है ना, एक डाइवर्स होता है, तो पुनर्विवाह करने के लिए जैसा समय लगता है और जैसे कानूनी प्रक्रिया, उससे भी 10 गुना कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया थी। पर अब वो सब प्रक्रिया पूरी हो, काम शुरू हो गया है। पर मैं आप सबको वचन देता हूं कि चंडीगढ़ से कुल्लू आने के लिए भले आज 9 घंटा लग रहा होगा, पर आज मैं यहां खड़ा हूं, आज से 2 साल के अंदर मैं आपको वचन देता हूं कि चंडीगढ़ से नहीं तो दिल्ली से कुल्लू में मैं 7 घंटे में आपको पहुंचा दूंगा। और यह काम मैंने शुरू भी कर दिया है। दिल्ली से कटरा हम एक रोड बना रहे हैं, और ये जो रोड है ये दिल्ली से अमृतसर और कटरा, ये लुधियाना आता है, इसका काम जोरों में शुरू है। दिल्ली से लुधियाना एक्सप्रेस हाईवे, ये जो कटरा अमृतसर कटरा जो है उसका पार्ट है। तो दिल्ली से लुधियाना आएंगे, लुधियाना से रूपनगर, ये ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल रोड है, इसका बीड हमने बुला लिया है, महीने भर में उसका काम शुरू हो जाएगा। और रूपनगर से कुल्लू, ये 4 लेन प्रोग्रेस में है। तो ये तीनों भी काम शुरू है, और ये दिल्ली से कुल्लू आप 7 घंटे में, 2 साल मैंने ज्यादा ही कहा, पर आप 2 साल रखो, क्योंकि उसके पहले ही करने की कोशिश हम करेंगे, और 7 घंटे में दिल्ली से कुल्लू आप पहुंचेंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। मुझे पता है कि जब कोई ऐसी बात कहते तो लोग विश्वास नहीं रखते, पर मैं उसमें से हूं कि मुझे आज तक जो मैं बोलता हूं उसमें कोई पत्रकार पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं। मैंने हाँ तो हाँ, ना तो ना। अभी हम लोग एक रोड बना रहे हैं दिल्ली से मेरठ, जिसका इनॉग्रेशन मैं अगले महीने कर रहा हूं। तो पहले दिल्ली से मेरठ आने के लिए 4.5 घंटे लगते थे, अभी 2 ROB होना बाकी है। अब लोग मुझे SMS करते हैं, मेरठ तो छोड़ दो, वो मैं 40 से 45 मिनट में करने वाला हूं। उसमें से 16 लेन रोड बन गया है, और अभी अगले महीने में उसका उद्घाटन केवल 40 से 45 मिनट, जहां 4.5 घंटे लगते थे। दिल्ली से देहरादून, यही रोड से आगे लोग 3 घंटे में आ रहे हैं आज। हरिद्वार और देहरादून का रोड अच्छा बना है। तो इतना ही नहीं, तो अब मैं नया रोड बना रहा हूं अक्षरधाम से, जो दिल्ली से डायरेक्ट देहरादून जाएगा। 2 घंटे में दिल्ली से देहरादून, 2 घंटे में दिल्ली से हरिद्वार, और 2 घंटे में दिल्ली से चंडीगढ़। तो ये रोड के काम भी शुरू हो गए हैं, और एक एक हाईवे कोई 20,000 कोई 40,000 करोड़ के हैं, और सबके काम शुरू हुए हैं। और इसलिए जो दिल्ली से लुधियाना आएगा, जो आगे रूपनगर से
आपके यहाँ कुल्लू तक आ जाएगा तो ये रोड भी निश्चित रूप से हिमाचल के टूरिज्म को बढ़ाएगा और ये 2 साल के अंदर पूरा होगा। जो चंडीगढ़ का रोड जो है तीरथपुर वाला, उसके बारे में अभी काम शुरू हो गया है, वो भी 1 आध साल में वो भी पूरा हो जाएगा। एक बात जरूर है कि हम हिमाचल प्रदेश में 18 टनल NHAI से बना रहे हैं, जिसमें से 6 टनल पर काम शुरू है और बाकी 9 टनल पे काम शुरू है और कुछ टनल, बाकी टनल का DPR भी बनाना शुरू हुआ है। आज विशेष रूप से मुझे मौका मिला, वो ये जो हिमाचल प्रदेश में टोटल टनल 8 टनल है उसका काम शुरू है और 11 टनल अभी हम अवार्ड करने वाले हैं। तो नितिन गडकरी आज हिमाचल में है, 5 दिन के दौरे पर हैं। अटल टनल रोहतांग का उन्होंने जायजा लिया और फिलहाल उन्होंने बताया कि किस तरह से कि आगे की योजनाएं रहने वाली है। हिमाचल प्रदेश को करोड़ों की सौगात वो देने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस के 2 आला अधिकारियों के बीच कुल्लू में जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर से प्रदेश पुलिस को देश दुनिया में शर्मसार कर दिया है। तस्वीरें जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आखिर क्या है ये पूरा माजरा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कानून के रखवाले जब आपस में ही भिड़ जाएं, तो आम जन का क्या होगा? जी हाँ, एक ऐसा ही मामला कुल्लू जिले से सामने आया है, जहां पर अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिला। दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कुल्लू दौरे के दौरान सीएम जयराम ठाकुर के सुरक्षा कर्मी और एसपी कुल्लू गौरव आपस में भिड़ गए। ये 2 तस्वीरें देखिए। कहा यह जा रहा है कि पहले एसपी गौरव ने एएसपी रैंक के अधिकारी को थप्पड़ मारा, जिसके बाद सीएम के सुरक्षा कर्मी ने भी एसपी गौरव को लात मारी। जरा देखिए इन तस्वीरों को। पुलिस की एक नासमझी ने पूरे हिमाचल की छवि पर कलंक लगा दिया है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कुल्लू में सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प पूरे प्रदेश का सिर झुका चुकी है। बड़ी बात तो यह है कि ये झड़प केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में हुई। प्रदेश के भुंतर एयरपोर्ट में पुलिस अधिकारियों के बीच हुई झड़प का नजारा प्रत्यक्षदर्शियों ने ही नहीं देखा, बल्कि वीडियो के माध्यम से देश भर में वायरल हो रहा है। इस पर सीएम जयराम ठाकुर ने भी कहा कि कमेटी का गठन कर लिया गया है, 3 दिन में रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। एयरपोर्ट के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। आज दोनों पुलिस अधिकारी आपस में हाथापाई तक आए। उस वक्त मौका ये था कि अनफॉर्चुनेट हमने इंक्वायरी का ऑर्डर दिए हैं, जो रिपोर्ट आएगी इंक्वायरी की हमने कहा कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दीजिए, एक्शन करेंगे जो कार्रवाई। वहीं इस मामले में डीजीपी संजय कुंडू ने पहला एक्शन लिया और डीजीपी ने एसपी कुल्लू को जबरन छुट्टी पर भेजा। इतना ही नहीं, एएसपी ब्रजेश सूद, पीएसओ बलवंत को भी डीजीपी ने छुट्टी पर भेज दिया है और जांच पूरी होने तक मुख्यालय अलग अलग फिक्स किए हैं। हिमाचल के इतिहास में पहली बार वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान पुलिस और मुख्यमंत्री के सिक्योरिटी बल के बीच न जाने किस बात को लेकर झड़प हुई, लेकिन जिस तरह वीडियो वायरल हुआ उसमें कहीं न कहीं सुरक्षा बलों पर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि जांच शुरू हो चुकी है, सब साफ जांच के बाद ही हो पाएगा। जनता टीवी के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। तो वही कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कुल्लू में खुलेआम पुलिस अधिकारियों में हुई हाथापाई को बहुत ही गंभीर मामला बताया। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा है कि एक केंद्रीय मंत्री के आवागमन पर वीआईपी सुरक्षा पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। उन्होंने इसे अति दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बताते हुए कहा है कि प्रदेश में पहली बार कानून के रखवालों का इस प्रकार एक दूसरे को खुले में लात घूसों से मारना हिमाचल जैसे शांतिप्रिय राज्य को शर्मसार कर गया है। इससे साफ हो गया है कि प्रदेश में कानून और शासकीय व्यवस्था किस ओर जा रही है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहली एक वीडियो और उसके बाद जो दूसरी वीडियो सामने आई। पहली वीडियो में झड़प दिख रही है दोनों की तरफ से, पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मियों की तरफ से। मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में एक दूसरे को लाते और घूसे मारे गए। मैं समझता हूं कि ये
केवल सरकार को ही नहीं मगर हिमाचल प्रदेश को शर्मसार करने वाला इंसिडेंट है। और हम औरों को लॉ एंड ऑर्डर की क्या दुहाई देंगे जब हिमाचल प्रदेश के आला अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी इस तरीके की हरकतें प्रदेश के मुख्यमंत्री के और केंद्रीय मंत्री के सामने करने की हिम्मत रखते हैं। सुरक्षा कर्मी और पुलिसकर्मी आपस में झड़प करते हुए दिख रहे हैं। दूसरा वीडियो जिसमें थप्पड़ भी आप देख सकते हैं, पुलिसकर्मी सुरक्षाकर्मी को थप्पड़ जड़ रहा है, उसके बाद लात भी चली है। पहला वीडियो आया जिसके बाद से मामला संज्ञान में आया, जिसमें हिमाचल में कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी। अब ऐसे में वैक्सीनेशन अभियान पर तो जोर दिया जा रहा है और इसके साथ ही हिमाचल में जल्द ही अब बच्चों के एंटीबॉडी टेस्ट भी करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने से पहले ही हिमाचल सरकार और आईजीएमसी प्रशासन बच्चों को लेकर सर्वे करने जा रहा है। गौर रहे कि इस प्रदेश में बच्चों के एंटीबॉडी टेस्ट लेने के लिए ये काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा और ये टेस्ट 0 से 18 साल तक के बच्चों के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही 1 या 2 हफ्ते में टेस्ट लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। गौर रहे कि अस्पताल में अलग अलग बीमारियों का इलाज करवाने के लिए पहुंचने वाले बच्चे जिनका किसी वजह से वजन कम है या फिर कोविड हुआ है या फिर अन्य किसी बीमारी का उपचार किया जाना है, वो ऐसे बच्चों के कोविड एंटीबॉडीज टेस्ट अस्पताल के डॉक्टर्स की तरफ से किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि एम्स की तर्ज पर यह सर्वे किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एम्स ने 4 अलग अलग शहरों के 700 बच्चों पर यह सर्वे किया था, जिसमें 56 से 60% बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई थी। तो बता दें कि आईजीएमसी शिमला ये सर्वे करने जा रहा है। बच्चों को लेकर ये सर्वे किया जाएगा ताकि जो तीसरी वेव है, जो थर्ड वेव है, उसके लिए तैयार रहा जाए, अलर्ट रहा जाए। हालांकि कोरोना की रफ्तार जरूर धीमी पड़ी है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चों को नुकसान हो सकता है। इसलिए ये तमाम सर्वे किए जा रहे हैं ताकि बच्चों के लिए जो तमाम इंतजाम है वो पहले किए जाएं। बच्चों के लिए एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो भी अब कराए जा रहे हैं और इसके लिए आईजीएमसी ने पूरी तैयारी कर ली है। आईजीएमसी शिमला ये सर्वे करने जा रहा है। और हमारे साथ डॉक्टर जनक राज जुड़ गए हैं जो कि एमडी हैं आईजीएमसी शिमला से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किस तरह की तैयारी अब आईजीएमसी के द्वारा की जा रही है, क्योंकि सर्वे की बात निकलकर सामने आ रही है, कैसे कारगर ये साबित होगा बच्चों के लिए? इस सर्वे में सबसे पहले तो हमें ये जानकारी मिली कि अभी तक जो कोविड की 2 वेव जो आई है उसमें हमारे देश भर में बच्चे जो हैं वो किस एज ग्रुप में और किस प्रतिशत में जो संक्रमित हो चुके हैं। चलिए जनक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि आईजीएमसी शिमला ये सर्वे करने जा रहा है, बच्चों को लेकर ये सर्वे होगा और एंटीबॉडी टेस्ट लिए जाएंगे। इसी बीच एक जानकारी आ गई है, बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी से आपको रूबरू कराते चलते हैं जो इस वक्त आ रही है। हिमाचल में मौसम ने करवट ली है। मौसम को लेकर ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बताएं। बारिश और बर्फबारी से मौसम सुहावना हो गया है। कांगड़ा की धौलधार पहाड़ी ने सफेद चादर ओढ़ ली है। मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश हुई है। और मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। मौसम काफी सुहाना यहां पर नजर आ रहा है। तापमान में बहुत गिरावट दर्ज की गई है। मौसम सुहाने हो चुके हैं और यहाँ जो सैलानी आए हुए हैं उनको काफी खुशी हो रही है क्योंकि मौसम सुहाना हो चुका है। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि जो मैदानी इलाकों में है वहां भारी बारिश हुई है, जिसके बाद से जो वहां के नजदीकी रहने वाले लोग हैं उनको थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई क्योंकि मैदानी इलाकों में भारी बारिश हुई है। वहीं शिमला में मानसून कमजोर पड़ने लगा। हालांकि जिला शिमला में गत दिनों मानसून ने झमाझम बारिश के साथ दस्तक दी थी। जिले में अभी तक सामान्य से ज्यादा बारिश भी रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन आज सुबह से ही शिमला में चटक धूप खिली रही। हालांकि दोपहर बाद हल्के बादल छाने लगे और इससे तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई।
अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने वाले हैं। तो कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जो पिछले दिनों हुई बारिश की हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में राजधानी शिमला में जब पिछले दिनों ये बारिश हुई तो मौसम कितना हसीन हो गया था। हालांकि आज तापमान में बारिश के बाद गिरावट दर्ज की गई है। झुलसती गर्मी से लोगों को राहत भी मिली है। शिमला की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिमला के मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। चटक धूप के बाद यहां जोरदार बारिश हो रही है और उसके बाद से तापमान में हल्की गिरावट भी दर्ज की गई है। राज्य सरकार ने कोविड ई पास को लेकर लिए गए फैसले को पलटते हुए इस शर्त को तुरंत प्रभाव से हटाने का फैसला लिया है, यानी कि अब राज्य में बिना किसी पंजीकरण के कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। सरकार के इस फैसले पर पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली है। प्रदेश के कारोबारियों ने इस बारे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलकर अपना पक्ष रखा। उसके बाद से सरकार ने यह निर्णय लिया। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल बैठक के बाद से सरकार की तरफ से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में कोविड ई पास को 1 जुलाई से समाप्त करने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में सरकार की तरफ से जारी एसओपी में इस शर्त को तुरंत प्रभाव से हटाने का फैसला लिया गया। कोरोना महामारी से जुड़ी एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यहां आपको बताएं कि जो मामला है वो हमीरपुर जिले से निकलकर सामने आया, जहां कोरोना महामारी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 60 वैक्सीनेशन केंद्र पर वैक्सीन लगाई जा रही है। और हैरत की बात यह है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा बना हुआ है। उपायुक्त हमीरपुर देव श्वेता बनिक ने स्वास्थ्य केंद्रों के बाहर उमड़ रही भीड़ पर चिंता व्यक्त करते हुए लोगों से अपील की है कि लोग प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। तो जहां एक तरफ कोरोना महामारी को देखते हुए स्कूल कॉलेजेस बंद पड़े हैं, सरकार ने कोरोना को देखते हुए परीक्षाएं रद्द करवा दी है, तो दूसरी तरफ सोलन के 2 युवाओं हर्षित जैन और हिमांशु यादव ने कड़ी मेहनत के दम पर एनटीएससी के परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर लिया। हालांकि ये परीक्षा अभी राज्य स्तर पर हुई है, तो अब ये दोनों युवा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा देंगे, जिसमें करीब 10 लाख युवा हिस्सा लेंगे। और अगर ये परीक्षा दोनों ही युवा उत्तीर्ण कर लेंगे तो भारत सरकार की ओर से उनकी शिक्षा का पूरा खर्चा उठाया जाएगा। गौरतलब है कि ट्यूशन टीचर जियालाल शर्मा ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि हर्षित जैन और हिमांशु बुद्धिमान छात्र हैं। सिटी के लिए तो ये गर्व की बात है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि मेरे सेंटर में इन दोनों बच्चों ने कोचिंग ली थी। 9th क्लास में भी पूरे साल कोचिंग ली थी, 10th क्लास में इन दोनों बच्चों ने कोचिंग ली थी। और जिन टीचरों ने इनको पढ़ाया वो भी बधाई के पात्र है। और जो ये पहला स्टेज का एग्जाम होता है वो SCRT कराती है, वो हर स्टेट वाइज होता है। हमारे हिमाचल प्रदेश में पहले स्टेज के लिए 56 सीट थी, जिसमें से 2 बच्चे मेरे सेंटर से क्वालिफाई करे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों की आय दोगुनी करने के लिए आयुर्वेद विभाग ने औषधि जड़ी बूटी की खेती योजना चलाई है, जिसमें बिलासपुर के औषधीय बोर्ड के नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिषेक ठाकुर ने किसानों की तरफ से की जा रही खेती की विस्तृत जानकारी दी और उचित दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि किसान अश्वगंधा, तुलसी जैसे पौधों की खेती कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस बार 15 किसानों ने मिलकर 2 हेक्टेयर में तुलसी की खेती करने का समूह तैयार किया है, जिसमें कुछ किसानों ने अपने खेतों में तुलसी की नर्सरी तैयार कर तुलसी ट्रांसप्लांट कर दी है। इसके अलावा कुछ किसान अभी बारिश होने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि औषधीय पौधों की खेती की प्रति किसानों में भी भारी उत्साह है। किसानों का ये कहना है कि उनकी खेती से उनकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी। आज हम यहाँ पे अपने रानी कोटला इस ग्राम पंचायत डोबा में यहाँ पे आया हूँ। मेरे यहाँ पे प्रगतिशील किसान बंधु हैं, जिन्होंने जो है वो 2 हेक्टेयर यानी कि 25 बीघे का एक क्लस्टर बनाया है। इसमें ये पूरे जो जगह है 2 हेक्टेयर का जो जगह है, इसमें ये तुलसी की खेती कर रहे हैं और सरकार के द्वारा जितनी भी तमाम सुविधाएं इससे संबंधित दी जा रही हैं वो हम इन सभी किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।